नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है ब्रेकिंग अमर यूट्यूब चैनल पे। आज का फ्रेम थोड़ा-सा अलग है, आज की पर्सनैलिटी थोड़ी-सी अलग है। आज हमारे साथ विनायक मेहता सर हैं, जो कि स्टॉक मार्केट हैं और खास तौर से गुजरात से मेरे लिए आए हैं। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। शुक्रिया अमर जी, मुझे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को ये नॉलेज देने के लिए। सर, पहले तो आपके की जर्नी से शुरुआत करते हैं। जी। आप विनायक मेहता, जैसे कि नाम से ही गुजराती साउंड होता है। जी। अब मुझे ये जानना है कि गुजराती में ऐसा क्या पैशन होता है कि गुजराती हमेशा बिजनेसमैन ही बनते हैं? सर, वो हमारे खून में ऐसा दौड़ता है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कहाँ कम से कम लागत में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जाए या सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो वो हमारे बचपन से ही हमको ऐसे सिखाया जाता है कि आप बचत करके कैसे पैसा बचाते हो और वहाँ से आप बना के किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके कैसे अपने पैसों को बढ़ाते हो। तो सोच हमको बचपन से ही ऐसी दी हुई रहती है कि आप अपने पैसों को बढ़ाओगे कैसे। अच्छा सर, आपकी जर्नी की बात करें, क्योंकि इंटरव्यू शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि गुजराती है तो बीइंग एज अ बिहारी होने के नाते कोई गुजराती से पूछना तो फर्ज है कि गुजराती इतना आगे क्यों। जब आप आपकी जर्नी की बात करते हैं तो चाइल्डहुड आपका कैसा था? चाइल्डहुड अमर जी काफ़ी अच्छा था मेरा। माता पिता ने अच्छी शिक्षा वगैरह सब दिया हुआ था मेरे को, कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन जब कॉलेज में मैं गया था तो पापा ने मेरे को बाइक लेके नहीं दी थी। अच्छा। हाँ जी, मेरे कॉलेज के सारे दोस्तों के पास बाइक थी। मैं उस टाइम पे बस में ट्रैवल करता था और कॉलेज की हॉस्टल में रहता था। तो हमेशा मुझे ये लगता था कि पापा ने क्यों मुझे ये नहीं दिया है। अच्छा। पर जैसे जैसे मेरी जिंदगी के साल आगे बढ़ते रहे, एक्सपीरियंस मिलता रहा, मुझे अब जाके लगता है कि उन्होंने उस टाइम पे नहीं दिया था, वो बहुत अच्छा किया था। उन्होंने मेरे को हर सिचुएशन में रहने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे मुझे। अगर उस टाइम पे मुझे बाइक मिल जाती तो मैं कभी ये नहीं जान पाता कि आप बस में ट्रैवल कैसे करते हैं। 5 रुपए की टिकट लेके भीड़ में लाइन में खड़े होके आप पैसों की वैल्यू कभी नहीं समझ सकते थे। ऐसा नहीं था उनके पास नहीं था, उनके पास बहुत था, पर उन्होंने सही टाइम पे देने के लिए मेरे को प्रिपेयर करके रखा था। तो लाइफ में कभी भी अप्स और डाउन्स आए तो कभी भी मैं हिला नहीं था, क्योंकि वो ट्रेनिंग मेरे को बहुत साल पहले ही मिल गई थी। और ये कौन से सन की बात है? ये मैं आपको बता रहा हूँ 99-2000 की बात, जब मैं अपना इंजीनियरिंग करने के लिए बैंगलोर गया हुआ था। अच्छा, तब की बात। तो सर अक्सर हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि गुजरात की कोई फैमिली है, गुजरात से कोई बिलोंग तो रिच ही रहते हैं, रिच पीपल्स रहते हैं, वहाँ पाए बॉर्न ही रिच होते हैं या दिमाग में ही पैसा लेकर पैदा होते हैं। तो ये क्या होता है? मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, पर ये बताना चाहूंगा सब लोग रिच नहीं होते हैं। आप अमीर हो या गरीब हो, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर जिनके पास करोड़ों रुपए है और वो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे, तो वो अमीर तो है पर सोच से गरीब है। जिनके पास कम पैसा है वो जिंदगी जी भी रहे हैं, पैसा बना भी रहे हैं, वो ज्यादा अमीर है क्योंकि उनकी सोच अमीर है। हाँ। अच्छा सर, आपने इंजीनियरिंग की जी, और आज के इंजीनियर्स का तो आपको पता ही कि इंजीनियरिंग करने के बाद हर फील्ड में इंजीनियर है जी। तो आपने प्रॉपर इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग बने थे या उसके बाद कोई और लाइन चुनी? नहीं, ऐसा हुआ था अमर जी कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा था और 2003 में मैंने अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो वीजा रिजेक्ट हो गया। तो 6 महीने ऑलरेडी चले गए थे, तो मैंने कहा मैं वापस इंडिया में मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगा तो और समय चला जाएगा। तो उसी टाइम पे एमबीए की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी एंड उस टाइम पे फिर मैंने एमबीए करने का फैसला किया था कि आई विल नाउ गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एंड वहां से मेरी फाइनेंशियल जिंदगी की शुरुआत हुई। अच्छा सर, आपने अभी हाल ही में जो इवेंट हुआ था, आपने कहा था कि आप बाहर से आए थे, फिर भारत में अपने पकड़ बनाने के लिए आपने दौड़ा भागी की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाहर लोग जाते हैं एज आज की यूथ, वो ज़्यादातर देखते हैं कि बाहर बहुत मौका मिल रहा है, बहुत हैं,
तो बाहर का कल्चर भारत के कल्चर से कितना अलग है, क्योंकि आप रह के आए हैं, काम करके आए हैं? हाँ, मैं सर काम करके आया हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब वहाँ पे एक मल्टीनेशनल बैंक में काम कर रहा था दुबई में, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, यूरोपियन क्लाइंट्स थे, अमेरिकन क्लाइंट्स थे, अरबी क्लाइंट्स थे, इंडियन क्लाइंट्स थे। और एक बार एक यूरोपियन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी, जो थी 1:30 बजे की। और ये वाकया मेरी जिंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ा, इसलिए ये मेरे को एकदम टाइम के साथ याद है। 1:30 बजे की मेरी उनके साथ मीटिंग थी। मैं 1:32 को या 1:33 को पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर रहा था, तब उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला, विनायक, आर वी ऑन फॉर द मीटिंग और नॉट? मैंने कहा, यस मैम, आई एम इन द पार्किंग, सो आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। और मैं तकरीबन 1:40 को उनके ऑफिस में गया। हमारी मीटिंग शुरू हुई। 25-30 मिनट की बड़ी अच्छी खासी मीटिंग हुई। और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहती। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई बैंक की सर्विस में प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि ना तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, ना बैंक की सर्विस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट। बोले, मैंने तुम्हें 1:30 का मीटिंग फिक्स किया था, तुम 10 मिनट लेट आए हो। बोले, जब तुम अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो तुम मेरा पैसा कैसे मैनेज करोगे? तो ये बात ने मेरी जिंदगी पे इतना इम्पैक्ट डाला था कि आज तक मेरी मीटिंग अगर 4 बजे की होती है तो मैं 3:45 या 3:50 को वहां पे पहुंच गया होता हूँ। वो चीज मैंने इवेंट में देखी थी कि आप 4:30 बजे का इवेंट था, पर आप आके चल रहे थे, टहल रहे थे, जैसा लगा कि आप थोड़ी देर पहले, नहीं आप बहुत टाइम पहले आ गए थे। अमर जी, ये मेरा ये इस इवेंट के बाद से जो दुबई में हुआ था, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में उसको एक बहुत ही कस लिया है इसको कि मुझे किसी भी जगह पे समय से पहले पहुंचना है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सामने वाला जो भी इवेंट में आ रहा है, वो कोई नॉलेज लेने आ रहा है या कोई मीटिंग में आ रहा है, तो अपना वक्त निकाल के आ रहा है। तो मुझे उनको उस टाइम पे वो वक्त देना बहुत जरूरी होता है। सो आई रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड दैट इज द रीजन आई एम ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि हाँ, मैं टाइम से थोड़ा जल्दी पहुंचूं। अच्छा सर, इतने सालों के करियर में आपके, कि आप पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है कि आपको लगा हो कि यार ये पैसा अगर कहीं बाय मिस्टेक कहीं डूब गया, तो जिसका पैसा है वो मेरे को ही पकड़ेगा आके? अमर जी, ये रेगुलर होता है, ये रोज होता है। अच्छा। जैसे हम जब क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप ये सोचिए कि वो पैसा लगाने से पहले अपना भरोसा हमारे ऊपर लगाता है। बिल्कुल। तो ये जो भरोसा लगाता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कितने लोगों का मंथली इंस्टॉलमेंट, कार की किस्त, होम लोन की किस्त, या कहीं से वो पैसा उधार लेके आए हैं और हमारे साथ इन्वेस्ट करा हुआ है, सो वो उनको वो पैसा वापस देना होता है। वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके अगर पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उनको जिस टाइम पे उनकी किस्त लग रही है या उनको वापस कहीं पैसा देना है, उसके पहला पैसा उनके पास पहुंच जाना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक क्यों जागते रहते हो, सुबह क्यों जल्दी उठ के वापस आप ऑफिस आके ये सारी चीजें करते हो। पर मेरे ऊपर आज 240 फैमिलीज ने भरोसा करके रखा हुआ है। तो वो भरोसा है जो मुझे रात को सोना नहीं देता है। वो शांति से सो सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि विनायक रात को जाग रहा है। तो उस वजह से हर एक मोमेंट पे हम यही सोच के रखते हैं कि प्रॉफिट भले कम हो, पर किसी का कैपिटल नहीं डूबना चाहिए। अच्छा, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आज की डेट में लोग पैसा डालते हैं या कोई कंपनी आईपीओ करती है, तो कितना सेफ रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालना स्टार्टिंग के डेज में, या कितनी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इंसान पैसा लगाए? सर, अभी हो क्या गया है, कोविड के बाद से, जैसे आपने देखा था जब 3 महीने 4 महीने का लॉकडाउन था, तो सबकी इनकम सोर्सेज रुक गई थी। उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टार्टेड जंपिंग इनटू स्टॉक मार्केट कि भाई ये इजी पैसा है, ये जल्दी से बन जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
तुझे तो बैठ के एक क्लिक करना होता है और तू पैसा कमा लेता है, हम्म, पर किस समय पे वो क्लिक करना है वो वो जानने के important। लिए हाँ। मेरे को पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस लग गया हम्म, वो क्लिक करने के लिए। हम्म, सो मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, किसी भी तरह से पैसा निवेश करते हैं उसके पहले आप एक प्रॉपर नॉलेज लीजिए। हम्म, आपने अपनी जिंदगी के 30 साल 40 साल जॉब करते हुए निकाल दिए, बिजनेस करते हुए निकाल दिए, तो आपको 2 महीना 3 महीना देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आया है। मैं ये है 2014 की बात। हमको एक स्टॉक एडवाइजर के लिए एक लेडी मिली थी। हाँ, ये किस्सा आपने सुनाया था जी। प्लीज। तो हमने उनसे एडवाइजरी लेना शुरू किया। बहुत अच्छे स्टॉक पिक्स देते थे वो। हमने पैसा भी बहुत अच्छा कमाया। 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें आगे एडवाइजरी नहीं देना चाहती। और मेरे को हो गई घबराहट कि भाई आपका एक पैसा बन रहा है और आपको सडनली रुक गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं मुंबई फ्लाई किया उनसे मिलने के लिए। और उस समय आप कहाँ रहते थे? मैं उस समय बैंगलोर में रहता था। अच्छा। तो मैं मुंबई फ्लाई करा, मैं उनके ऑफिस गया, मैंने कहा कि ये रहा 1 लाख का चेक। अगर आपको ऐसा लगता है कि एडवाइजरी देके हम लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप कम कमा रही हैं, तो ये आपका 1 लाख का एडवाइजरी का चेक है, आप ये ले लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी रिटर्न टिकट कब की है? मैंने उनको बोला कि मेरी रिटर्न टिकट अभी फिक्स नहीं हुई है, मैं आपको कन्विंस करूंगा उसके बाद रिटर्न टिकट लेके जाऊंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, एक काम कर, सुबह 8:30 बजे ऑफिस आ जा। और दूसरे दिन मैं ऑफिस गया, बड़ा खुश होके गया कि भाई अब तो चलो बहुत अच्छा है कि ये मान गई है ये करके। उन्होंने मेरा 1 लाख रुपए का चेक वापस दिया और मुझे बोला कि तू मुझे 30,000 रुपए दे। मैं चाहती हूँ कि तू ये सीखे कि यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। उनका जवाब यही था कि आज तू मुझ पे डिपेंडेंट है एडवाइजरी लेने के लिए, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू किसी और के पास जाएगा, वो तेरे को सेट नहीं हुआ तो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा। बोले जिंदगी में क्या हर 3-3 6-6 महीने में तू लोगों को ढूंढता ही रहेगा क्या? इससे बेटर है तू सीख ले ये और अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जा। तो ये जो था ये मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था, जहाँ पे मैंने सीखा पूरा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, पूरा टेक्निकल एनालिसिस उन्होंने मेरे को सिखाया था। और यकीन मानिए अमरदीप 3 साल उन्होंने मुझे रगड़ के रख दिया था। अच्छा। सुबह 8 बजे उनका कॉल आता था कि प्री मार्केट में आपको ये सारी चीजें देखनी है। मार्केट खत्म होने के बाद आगे के 4 घंटे वो मुझे ये बताते थे कि आज मार्केट में हुआ क्या, तूने क्या प्रैक्टिस किया, कौन से ट्रेड्स लिए थे, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या देखना चाहिए था, क्या नहीं देखना चाहिए था। ये करके 3 साल उन्होंने रगड़ के मेरे को सिखाया था, जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। अच्छा, जो स्टॉक मार्केट में नई नई कंपनियां आती हैं, लोग कहते हैं कि किसी, मैंने मोस्टली लोगों के मुंह से सुना है कि 7 साल का बैकग्राउंड देखना चाहिए कंपनी में, जी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। बट ये दिक्कत ये होती है कि 7 साल बाद भी कंपनी डूब जाती है। अगर हम अब की करें बात मामाअर्थ की, तो मामाअर्थ लॉस में चल रही है जी वो किसी साल प्रॉफिट में होती तो उससे ज्यादा लॉस में चलती है जी। इन सब कंपनियों का क्या पैटर्न रहता है कि कैसे मतलब पैसा कमाती है, स्टाफ को भी दे देती है, अपना खर्चा भी निकाल लेती है? देखिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर स्टार्टअप्स की बात करें। हाँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर भी करते हैं। तो स्टार्टअप्स का क्या होता है कि आपको कोई इन्वेस्टर मिल गया है, उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि अपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट हर जगह पहुंचाने के लिए वो अलग तरह से मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स यूज करते हैं। उसकी वजह से उनका कैपिटल बर्निंग होता है। ये कैपिटल बर्निंग ये होता है जो इन्वेस्टर ने उनको दिया होता है।
और उसके बाद वो लोग मार्केट में इसको पहुंचाते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ही उस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस हो जाता है मार्केट में, तो लोग फिर वही प्रोडक्ट ढूंढते हैं मार्केट में इसको लेने के लिए और यूज करने के लिए। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ एक गोरिल्ला मार्केटिंग का। हमारे गुजरात में बालाजी वेफर्स करके है, उन्होंने क्या गोरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक यूज करी थी कि जब उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके पहले उन्होंने 6 से 10 लोगों को हायर किया था। वो हर दुकान में जाते और पूछते बालाजी की वेफर्स है क्या, तो दुकान वाला बोलता नहीं है, चले आते। फिर 2-3 दिन बाद जाते, अच्छा बालाजी की वेफर्स आई क्या आपके पास, तो दुकान वाला बोलता नहीं आई है। ये सिलसिला पूरे 2 महीने चला। 2 महीने बाद बालाजी का जो डीलर था वो उस दुकान में गया, बोलते हैं मैं बालाजी की चिप्स देने के लिए आया हूँ। दुकान वाले ने बोला हाँ भाई आपकी चिप्स की तो बहुत डिमांड है, लोग आके पूछते हैं, दे दीजिए। तो ये एक मार्केटिंग टेक्निक थी जो बालाजी वेफर्स ने यूज करी थी, तो उसकी वजह से उनका सेल बहुत अच्छा बढ़ गया था और उनके प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस हो गया था। तो स्टार्टअप्स का यही तरह से होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितनी जल्दी मार्केट तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को उसको यूज करने के लिए मजबूर करते हैं, और उसमें आपका कैपिटल बर्निंग होता है। और जब 3 साल 4 साल ये कैपिटल बर्निंग चलता रहता है, उसके बाद आपका प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू होता है। ये तो बात हो गई डोमेस्टिक लेवल पे। अब थोड़ा सा चीज को थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं, जैसे कि अभी G20 के सम्मेलन हुआ, जी भारत ने सम्मेलन किया। इस सम्मेलन से भारत को क्या क्या फायदे हुए आर्थिक रूप से, और इसका पिछले 10 साल या 12 साल का क्या लॉस कवर कर पाएगा भारत, क्योंकि अभी जितना कर्जे में भारत है उसको लॉस को कवर कर पाएगा, या फिर इसको भारत ने एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे जी समिट का आयोजन किया। हमारे देखिए आप जो लॉस की बात कर रहे हैं वो आप इस तरह से देखिए कि एज अ ऑन अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंडिया इज अ इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। सो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो उस वजह से होता है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है। अब आप देखेंगे तो क्रूड है जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है आज की, इंडिया 80% क्रूड इंपोर्ट करता है, बाकी उसके सामने जो चीजें एक्सपोर्ट करता है वो क्रूड के बराबर नहीं रहती, इसलिए फिस्कल डेफिसिट होता है। G20 समिट के जरिए इंडिया की जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जो मोदी गवर्नमेंट इंडिया के डेवलपमेंट को लेके, आत्मनिर्भर भारत को लेके जो चीजें करना चाहती है, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में आके उनके प्लांट्स लगाने के लिए, इंडिया में आके उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल टाई अप के लिए इनको निमंत्रित किया गया था, ताकि वो आके इस देश में अपना प्लांट लगाएं, यूनिट्स खोलें, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करें, और उससे इंडिया के मैन पावर का भी डेवलपमेंट हो, उनको नौकरियां वगैरह मिले, और इंडियन स्पेशलिटी है वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंच सके। तो उनका जो मेन मोटो है वो यही है कि जितना हो सके इंडिया को, जो बोला जाता है कि डेवलपिंग कंट्री है, उनको दूसरी एशियन कंट्रीज के हिसाब से कैसे आगे प्रमोट करा जाए और किस तरह से उनकी चीजों को वर्ल्ड तक पहुंचाया जाए। अच्छा सर, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये फाइनेंस से भी रिलेटेड देखा जा सकता है कि आज के डेट में एआई का चलन है, एआई रोबोट, एआई कंप्यूटर्स, एआई मास्टर कंप्यूटर्स, बट हम बात करते हैं जब फाइनेंस की दुनिया में एआई का होना, कैलकुलेटर तो पहले से था हमारे देश में, पर अब और भी सारी चीजें आ रही हैं जिससे कि जो मैन पावर है उसे घटाया जा रहा है, धीरे धीरे सही पर अभी घटाया जा रहा है। एआई अभी बर्निंग पॉइंट पे है, का चाइल्ड मोड पे चल रहा है, बट ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फाइनेंस में तो इसको प्रॉफिटेबल देखा जा सकता है, पर मैन पावर के रूप में इसको नुकसान के रूप में भी देखा जा सकता है। और एआई का इम्पोर्टेंस और देश के युवाओं का जो रोजगार है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ फाइनेंशियल। हमारी सी
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम्म, और टेक्नोलॉजी जितनी आपके कारण आपके लिए फायदेमंद है, हम्म, उतना ही वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म, पहले मोबाइल नहीं थे, हम्म, हम फिर भी लोगों से कनेक्शन बना लेते थे, हाँ, उससे अच्छा बनता था। उससे अच्छा बनता था, पर्सनल लेवल पे बनता हाँ, था। personal। अब क्या है, रिलेशनशिप्स है, कनेक्शन है, वो सुपरफिशियल लेवल पे हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से। लिटरली आप कहीं भी जा रहे हो, बस में, फ्लाइट में या मेट्रो से कहीं भी जा रहे हो, आप नोट करिएगा कितने लोग खाली बैठे हुए हैं और कितने लोग मोबाइल पे सर्फ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बाजू में बैठे हुए लोगों को वक्त नहीं मिलता अपने पैसेंजर से बात करने का कि भाई कौन हो क्या हो करके, लोग अपने मोबाइल में इतने खोए हुए हैं। तो आप जो एआई की बात कर रहे हैं, नाउ एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। बेसिकली कोडिंग्स, एल्गोरिदम्स, आपके SEO। पैटर्न्स को हाँ। समझने की कोशिश। हाँ, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, सोशल मीडिया साइट्स पे आप अगर कोई चीज सर्च करते हैं तो आपको उसी के बारे में सारी चीजें बार बार दिखाई जाती है। आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाइए और आपने देखे कि आपने कोई जैकेट पसंद करी है, जितने भी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे आजू बाजू में उसी की एड चलती रहेगी। अच्छा, ये जैकेट का दाम गिर गया है, तो माइंड बेसिकली वो आपके माइंड को हैमर करते रहते हैं। एक्चुअली एआई से एक और चीज मैंने नोट की है, अगर आप मोस्टली तो आप फोन का डाटा ऑन करके बात करते हो जी, आपने कभी ये नोट किया कि आप किसी को एडवाइजरी दे रहे हैं तो आपके पास उसी चीज के ही का ऐड आ रहा हो? जी आता है, आता है। जी तो आता है। अगर नेट ऑफ करके हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ भी बात करें, उस चीज का ऐड नहीं आता। सर इसकी वजह है क्योंकि हाँ। आपके फोन में जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस चलती रहती है वो सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करती है, आपकी सर्च हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करती है, आप कौन सी साइट्स पे जाते हो वो रिकॉग्नाइज करती है, आप कौन सी साइट पे सबसे ज्यादा जाते हो वो रिकॉग्नाइज करती है। सो बेसिकली दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग कि अमर जी का पैटर्न क्या है, बिल्कुल। वो करते हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं कि हाउ एआई इज हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल कंसिडरिंग द ह्यूमन मैन पावर। यस। अब आप ये देखिए कि ह्यूमन माइंड जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है, कोई भी डेटा प्रोसेस करने की या कोई कोई भी एक क्षमता होती है काम करने की। अगर आपको अमर जी बोलूं कि आपको 24 घंटे काम करना है तो शायद एक दिन आप काम कर सको, पर आप सातों के सातों दिन 24 घंटे काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका माइंड इतना कैपेसिटी ले ही नहीं सकता। उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको काम आता है क्योंकि वो थकता नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आज ट्रेडिंग की दुनिया में एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। ये क्या होता है? दिस आर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स व्हिच फाइंड आउट किस पॉइंट पे एंट्री करनी है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है, क्या वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, प्राइस में क्या ब्रेकआउट आया है, वो कंटिन्यूअसली आइडेंटिफाई करता रहेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके सामने मैं 100 स्टॉक्स की लिस्ट रख दूं कि अमर जी आप इसको पढ़िए और इसके ऊपर रिसर्च करिए और इसमें से मेरे को स्टॉक ढूंढ के दीजिए, तो जाहिर सी बात है मैन्युअल एरर्स होंगे, पर एल्गोरिदम वो एरर बहुत कम करता है। So that is the reason the acceptance of artificial intelligence is increasing in different fields. मेडिकल की फील्ड की बात करिए, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आजकल रोबोट सर्जरी करते हैं। So basically the point is that the acceptance is increasing because उसकी accuracy बहुत ज़्यादा है। अब कंसिडरिंग मैन पावर, अब आप एक बात बता रहा हूँ कि मैं जैसे कंटेंट लिखने का सोचता हूँ तो मैं बहुत सोचूंगा, 4-5 जगह से रेफरेंस दूंगा, पर क्या हो गया, आज चैट जीपीटी आ गया है, मैं लिख दूं कि मुझे ये कंटेंट चाहिए, वो 5 सेकंड के अंदर मेरे को पूरा कंटेंट रेडी करके देता है। तो मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत क्या है, राइट? आप उसी तरह से देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत आसानी से कर देता है, बट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू बी स्लेव्स ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी, और आर वी स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सर्टेन कनेक्शंस? क्योंकि एआई लेके प्रोडक्ट तो मुझे किसी ह्यूमन को ही बेचना है, टेक्नोलॉजी को तो बेचना नहीं है। बिल्कुल। सो दैट इज द थिंग, ह्यूमन आर आल्सो इंपॉर्टेंट। द थिंग इज दैट हाउ मच इज योर टैलेंट, हाउ मच इज योर कैपेबिलिटी, एंड हाउ मच यू आर आल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज योर वैल्यू, आपको देखना है।
मोस्ट मैंने अक्सर देखा है कि आज की डेट में जो एआई को इम्पोर्टेंस मिल रही है, एआई यूज करो, उसको लेके लोगों में आजकल ज्यादा ही क्रेज है। पर इतना क्रेज होना सही है जिस लेवल का आज के डेट में क्रेज है? सर मैंने बोला ना आपको कि आपका काम आसान कर देता है, काम आसान करता है। आज लोगों को कम से कम वक्त में अपना सारा काम फिनिश चाहिए। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू एआई? कितनी सारी वेबसाइट्स है। मैं अभी रिसेंटली गूगल में कुछ देख रहा था तो मेरे पास एक एडवर्टीजमेंट आई थी कि आप अपना पासपोर्ट का फोटोग्राफ वहीं बैठ के ले सकते हैं। आप ऑफिस में बैठ के पासपोर्ट फोटो की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पहले मुझे ढूंढना पड़ता था कि कोई स्टूडियो कहाँ है। अब वो सारी चीजें एआई ने मेरे को ऑफिस में करके दे दी है। सो बेसिकली एआई इज not allowing you to go into the real world and it's making you a slave of the technological world। ओके। कि वो मेरे को घर में बांध के रखता है। आज पहले ऐसा होता था कि हम खाना खाने के लिए बाहर जाते थे, भीड़ हो तो हम लाइन में भी खड़े रहते थे, मजा ही अलग था। मजा अलग था कि टेबल मिला नहीं मिला ये करके। आज उसके बाद में जोक बनते थे घर पे। उसके बाद में होता था। आज क्या हो गया, ये खाने का मन है चलो ऑर्डर कर देते फूड ऑर्डरिंग ऐप से। वो मजा नहीं आता ना सर, वो मजा नहीं आता। वो मजा नहीं आता। तो क्या हो गया कि लोगों को ये टेक्नोलॉजी ने घर में ही लिमिट करके रख दिया है। सो बेसिकली यू हैव बिकम स्लेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस बात से मुझे एक और थोड़ा सा क्वेश्चन याद आया, आपसे पूछना था, मैं भूल रहा था बस। आप तो इतना बिजी रहते हैं जी। अभी जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आलू ले लो कन्वर्सेशन, तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं बिजी होने के बावजूद भी? जी अमर जी, क्या होता है कि आपके आजू बाजू जो चीज होती है आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। अब मेरा थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि बीइंग इन द फाइनेंस फील्ड, बीइंग इन द मनी फील्ड, इफ आई डोंट हैव अ बिट ऑफ जोक और सेंस ऑफ ह्यूमर तो पूरी लाइफ ना सिर्फ नंबर्स में चली जाएगी। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं काफी हम लोग करते हैं। जिस तरह से आपने आलू ले लो करके अपने स्टाफ के आगे बोला कि आलू ले, नॉट वाज द वॉइस, आपने पूरा एक्शन करके दिखाया कि आलू ले लो। जी। अब हमारे लिए क्या होता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपना जो थोड़ा सा भी वक्त होता है वो आप कहाँ बिताते हो। आई यूज्ड टू लव वाचिंग टीवी। मुझे पहले टीवी देखने का बहुत शौक था। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता रहा वो चीज मेरी कम होती रही। पहले जब अपने माइंड को फ्रेश करना होता, मेरा रोज रात का शेड्यूल होता था कि मैं 1.5 से 2 घंटे ड्राइव पे जाता था और अपने मनपसंद गाने को सुनता था। तो क्या गाने सुनते सुनते मैं एक थॉट में चला जाता था और जब मैं घर वापस आता था तो वो थॉट एग्जीक्यूट करने लायक हो जाता था। पर जैसे काम बढ़ता रहा वो समय घटता रहा। बट आज भी मैंने शेड्यूल करके रखा है कि दिन के इतने घंटे मैं अपने लिए निकालूंगा, भले फिर वो रात के 2 बजे भी क्यों ना हो। तो वो उसमें मैं करता हूँ कि आई लव वाचिंग बिट ऑफ कॉमेडी मूवीज और उसको देखते देखते वो सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डेवलप हो गया है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि जब मैं ऑफिस में आऊँ तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, टेंशन सबकी लाइफ में है, कोई ना कोई किसी चीज से जूझ रहा है। पैसा तो हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, बट हाँ इस तरह से मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि मस्ती मजाक करके सबको खुश रखूं, मोटिवेटेड रखूं कि उनको भी मजा आए काम करने का। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कोई पर्सन आपसे अगर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहता है जी, या कोई फिर इस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहता है। हाँ, मैं बताना भूल गया कि सर की एक कंपनी है जो सर ऑन करते हैं इन्फिनिटी मनी के नाम से। जी। तो क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट आप रखते हैं कि मेरी ये फीस है, मेरे पास इतना टाइम है? हमारे देखिए सिंपल बात बताता हूँ कि अगर कोई अपनी जिंदगी बनाना चाहता है और बोलता है, मेरा सबसे पहला मुद्दा यही होता है, ना मैं पैसा देखता हूँ ना मैं किसी का बैकग्राउंड देखता हूँ। मैं सबसे पहली चीज ये देखता हूँ कि उसमें वो सीखने की भूख कितनी है। क्या वो बंदा अपनी खुद की जिंदगी का अपने क्या बोलते हैं खुद की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है कि नहीं चाहता है,
कि या वो सिर्फ सीखने के लिए आता है, वो अलग होता है। कोई चाहता है कि भाई मैं इस करियर में एकदम आगे एक्सेल कर जाऊं, मैं इस तरह से इसमें पैसा बनाऊं कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। अगर इस तरह से कोई आता है और मुझे उसमें भूख दिखती है, तो मैं उनको जाहिर सी बात है एक स्टेप आगे जाके सिखाता हूँ। वरना जनरली सीखने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, मैं सिखा भी देता हूँ उनको, पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें ज्यादा होता है जो खुद सीखना चाहता है। हाँ। अच्छा सर, गुजरात बेस्ड है आपका ऑफिस और दिल्ली में भी है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आया था ऑफिस, तो मैम बता रहे थे कि आपका पैन इंडिया का कवर करने का प्लान है। तो अभी उस सिचुएशन में आपने कितना काम किया है पैन इंडिया के कवर करने अमर जी, जैसे ये आप पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में कब आया था, जब ये 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल नहीं, 2.5 साल हो गया उसको। जब कोविड का सेकेंड वेव पूरा हुआ था, जब हम यहाँ पे लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो बोलते कि सर सिर्फ 10,000 की नौकरी दे दीजिए, हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही है, हमें परिवार चलाना है, घर चलाना है, ये करके उसके लिए आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए रेडी थे, बस उन्हें पैसा चाहिए, उनको पैसा चाहिए। तब ये बात मेरे को दिल में खटकी थी कि जब मेरे पास ये नॉलेज है, तो मैं क्यों ना इसको इस लेवल तक लेके जाऊं कि लोगों को किसी के पास हाथ जोड़ के काम मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। ये माइंड में मेरे तब आया था कि मैं इसको पैन इंडिया लेके जाऊं। सो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आज जैसे हमने गुजरात में 2 सिटीज डेवलप कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर को हम डेवलप करना चाहते हैं, उसी तरह से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक पीपल ज्वाइन एज अवर बिजनेस पार्टनर्स। कि आप हमसे सीखिए भी, आप हमारे एडवाइजरी से पैसा कमाइए भी, हमको उसमें से कुछ नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट यू आर एसोसिएटेड विद आवर कंपनी, एंड इन द सेम वे जब आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस दिखेगा तो 4 जन और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल सर। तो वो आई बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जांपल, कि आप खुद का रोल मॉडल बनिए कि लोग आपको फॉलो करें। बिल्कुल। देखिए, पैसा ऐसी चीज है ना कि पैसा आए जितना है उतना कम है, और नॉलेज जितनी मिले पैसे के मामले में उतनी कम है। देखिए, आपकी हर एक चीज है वो लिमिटेड है। जैसे आपकी अब जिंदगी अच्छी जीने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? करीबन इतना तो चाहिए कि लाइफ आज मैं आपको ये पूछता हूँ कि अगर आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना है, घर पे बैठ के आराम करना है, तो महीने का आपको कितना इनकम चाहिए? कम से कम 50,000 अभी, और महंगाई के हिसाब से देखेंगे कि कितना में सरवाइव हो रहा है। ओके, चलिए मैं आज राउंड फिगर लेके आपको बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए, आज से 10 साल का समय लेके, कि आपको अगर आराम से जिंदगी जीनी है तो आपको 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, मतलब साल का 12 लाख रुपए। फिक्स डिपॉजिट कितना रिटर्न देता है? फिक्स डिपॉजिट 6 या 7%, मैक्स टू मैक्स। चलिए हम 6% काउंट करके चलते हैं। मतलब अगर आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिए और उसको आप फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, 6% के हिसाब से आपको 12 लाख रुपए मिल गए साल के। तो आपने अगर 2 करोड़ कमा लिए तो आप अपनी जिंदगी बहुत आसानी से बिता सकते हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट से ही आपका सारा खर्चा चलता रहेगा। अब पॉइंट आता है, सब लोग बता तो देते हैं कि 2 करोड़ कमाने हैं या 3 करोड़ कमाने हैं, उससे इतना इंटरेस्ट आएगा, कमाना कैसे? यस, वो रोड मैप नहीं बताते कि आप ये 2 करोड़ का कैसे देते हैं, वो अच्छा दिखाते थे, जीना नहीं दिखाते जी। तो वही बात है कि हमारा पॉइंट यही होता है कि आपके पास 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, या छोटा सा भी अमाउंट हो, आप अपनी जर्नी कैसे शुरू करते हैं और उस लेवल तक कैसे पहुंचते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक है, जब राम जी को भी लंका जाना था तो उन्होंने भी सोचा ना कि राम से तू कैसे बनाए, उसके बाद जाना आसान हो गया।
तो हम वही का रास्ता बताते हैं कि राम सेतु बनाना कैसे है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोग छत दिखा देते हैं, वो ये नहीं बताते कि जीना किस ओर से है, क्योंकि बिना जीना के तो चढ़ नहीं पाएंगे। सही बात है। हाँ, जीना नहीं बताते। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग काम करें या कोई सी भी फील्ड में, मेरा मतलब इंटरव्यू लेने का पर्पस ये रहता है कि हम जिस भी फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है या मैं किसी का माध्यम बन रहा हूँ, तो मैं उस सामने वाले व्यक्ति से उस बारे में इतना ज्ञान निकलवा सकूं जितनी मेरे पास है, या कुछ सामने वाला देख के हाँ भाई जानना था जी। तो मेरा पर्पस यही रहता है। मेरा इंटरव्यू आपसे लेने का पर्पस यही था, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आए हैं कि आप किसी स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट होते हैं या जो स्टॉक मार्केट में काम कर चुके हैं जी। उनका इंटरव्यू लीजिए। आपके इसी चीज के ऊपर मेरे पास पिछले 1 महीने से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप YouTube पे जाके कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्यों अपलोड नहीं करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द ये कंटेंट भी आपको हमारे YouTube वीडियोस पे मिलेगा, जिससे आप फाइनेंस के दुनिया में इफ यू आर अमेच्योर या आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलेस दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप अपने लाइफ के पूरे स्टेपिंग स्टोन्स बना सकते हैं। तो सर इस इंटरव्यू को यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया बात करते करते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पैसा जितना आए इतना कम, और पैसे के बारे में ज्ञान जितना मिले उतना कम, क्योंकि आप और मैं बात करने आएंगे तो पूरा 2 दिन कम पड़ जाएगा। 2 दिन कम पड़ जाएगा, सर की फ्लाइट छूट जाएगी कल की। तो सर थैंक यू वेरी मच, और आपने अपना कीमती समय दिया, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए, क्योंकि गुजरात से खास तौर से सर मेरे लिए आए इंटरव्यू देने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए, आने वाला कंटेंट और अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।